हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस ट्यूटर्स। स्वागत है एस्पायरेंट्स आपका डिफेंस ट्यूटर्स में। आई होप आपकी एयरफोर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और उस तैयारी में हम इंग्लिश की तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और आई होप आप यहाँ से काफ़ी नई चीज़ें सीख कर जाएंगे। और इसमें ज़्यादातर कंसेप्ट है वो प्रीवियस ईयर के हैं और ज़्यादातर जो वो एक दो वोकैब भी है वही प्रीवियस ईयर की है, यानी टोटली प्रीवियस ईयर बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इंग्लिश का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और इम्पोर्टेंट सभी वोकैब और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे एयरफोर्स में हर बार क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको ये प्रीपोजिशन फिल करनी है। यहाँ पर क्या है कि द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड डैश रेट्स। तो इसमें आपको बनना है कि ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस सेट को लगाने का मैं आपको बता दूं, आप कॉपी लीजिए वहाँ पर, जैसे मैं यहाँ 1 से 15 क्वेश्चन कराऊँगा आपको, तो क्योंकि 5 पैराग्राफ के है वो पैराग्राफ तो आपकी रीडिंग स्किल से इम्प्रूव होगा, तो आप रीडिंग करते रहिए। यहाँ हम वोकैब और जो ग्रामर का टॉपिक है वे करेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी क्या कीजिए कि 1 से 15 क्वेश्चन कॉपी में नोट कीजिए और पहले मैं इसकी PDF आपको दे दूँगा। ठीक है, उस PDF से सोल्व कीजिए, फिर आप वीडियो को देखिए और मिलाइए आपका क्या स्कोर आया है। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड डैश रेट्स। तो इसमें प्रीपोजिशन कौन से वाली प्रीपोजिशन है जो इसमें आएगी? बाय आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा या इन आएगा? जल्दी से बताइए ये। तो इसका मैं आंसर आपको बता दूं क्या कि इन्फेस्टेड का मतलब क्या होता है। देखिए, दो होती हैं, कन्फ्यूजन नहीं रखनी आपको। क्या होते हैं ये? दो होते हैं। क्या होता है कि एक तो होता है इन्फेस्टेड। क्या होता है? इन्फेस्टेड होता है एक तो ये जो हमारी इसमें सेंटेंस में दिया हुआ है इन्फेस्टेड। ठीक है, एक हमारा इन्फेक्टेड होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। क्या? इन्फेक्टेड। क्या? इन्फेक्टेड। ठीक है, इन्फेक्टेड। ठीक है, क्या होता है? एक होता है इन्फेस्टेड हमारा, एक होता है इन्फेक्टेड। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या होता है? संक्रमित होना होता है। क्या क्या होता है? दोनों का मतलब संक्रमित होना होता है। ठीक है, लेकिन इन्फेक्टेड तो हम जब किसी डिसीज से क्या हो, संक्रमित हो। ठीक है, जब तो हम इन्फेक्टेड का यूज करेंगे। और इन्फेस्टेड कब यूज करेंगे? जब हम जैसे कोई भी हमारा जो वो है गोदाम है, जो हमारा स्टोर हाउस है, वो किससे हो जाए, जैसे उसमें देसी भाषा में बोलते हैं कि दीमक लग जाए और जैसे वहाँ पर ज़्यादा चूहे हो जाए। ठीक है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? इन्फेस्टेड का। और किसी बीमारी से कोई संक्रमित हो उसे हम बोलते हैं इन्फेक्टेड। और दोनों के साथ प्रीपोजिशन आपको याद रखनी क्या आती है? प्रीपोजिशन दोनों के साथ सेम आती है और वो क्या आती है? प्रीपोजिशन आती है दोनों के साथ विद। कौन सी प्रीपोजिशन आती है? विद आती है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या इन्फेस्टेड और इन्फेक्टेड में डिफरेंस। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होती है? विद। तुम्हारे आंसर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? इन्फेस्टेड विद रैट्स। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि दिस बुक इज माइन एंड दैट इज डैश। तो इसका ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, आप PDF में से इसको सोल्व कर लेना, फिर आप यहाँ वो कर लेना, मैच कर लेना, उससे आपकी तैयारी काफ़ी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन को देखते पता चल गया, प्रोनाउन का एक क्वेश्चन है। क्या है कि दिस बुक इज माइन एंड दैट इज। देखिए, सबसे पहले ये सी ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एपिस्ट्रोफी एस तो सिर्फ नाउन के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? नाउन के साथ लगता है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब कन्फ्यूजन है इन दो में। क्या लिखी? दिस बुक इज माइन एंड दैट इज यूवर, ये लिखी, या दैट इज यूवर्स। ठीक है, क्या लिखी? दैट इज यूवर्स। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ? इसका जो आंसर होगा वो होगा डी होगा। डी क्यों होगा ये मैं आपको बता दूँ। डी आंसर होगा। क्यों होगा डी? क्योंकि देखिए ये हमारी कौन सी प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन। तो एंड के बाद भी सेम केस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सी प्रोनाउन होनी चाहिए? पॉजेसिव प्रोनाउन होनी चाहिए। तो ये यूवर्स क्या है? पॉजेसिव
प्रोनाउन है। ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। समझ में आ गया, बता दूं तो तुम्हारा यूवर्स होता है ना, यूवर्स हमारा क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। यूवर्स का मतलब क्या है कि ये बुक, यूवर्स का मतलब यहाँ जैसे यहाँ पर बुक का वो है, तो यहाँ क्या है, बुक का है, ठीक है। तुम्हारा जो यूवर्स होता है ना, ये यूवर्स मिलता है, यूवर प्लस कोई भी नाउन क्या होती है, यूवर प्लस कोई भी नाउन से मिलकर माना क्या बनता है, यूवर्स बनता है, ठीक है। तो यूवर्स प्लस नाउन, और नाउन हमारी क्या है यहाँ, बुक, यानी ये बुक मेरी है और ये बुक तुम्हारी है, ठीक है। किसकी, ये बुक तुम्हारी है, ऐसी इसकी सेंस आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूवर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ही इज गेटिंग मैरिड डैश माया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद टू बाय ओनली, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो इसका जवाब मैं बता दूं, देखिए सिंपल सी बात है, क्या कि अगर कोई मेल है, क्या है, मेल, और मैरिड आया है, मैरिड जो वर्ब है वो आई है, और फीमेल के साथ उसकी क्या है, मैरिड है, तो मेल फीमेल तो बीच में आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, क्या आएगा, टू। लेकिन यहीं यहाँ फीमेल होता, यानी यहाँ सी होता, और यहाँ कोई भी नाम जैसे सुरेश होता, ठीक है, कोई भी नेम यहाँ क्या होता, सुरेश होता, तो डैश, और यहाँ कोई हमारी मेल होता, ठीक है। तो फीमेल की मेल से होगी तो क्या आएगा, विद आएगा, क्या आएगा, विद आएगा। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, एक बार और बता देता हूँ, क्या कि यहाँ मेल हो, बीच में डैश हो, और फीमेल से उसकी क्या हो, शादी हो, तो आएगा टू। जैसे हमारे यहाँ आ रहा, ही इज गेटिंग मैरिड टू, इसका राइट आंसर क्या होगा, मैरिड टू, क्या आंसर होगा इसका राइट, मैरिड टू, ठीक है। और यहीं जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि ही इज गेटिंग मैरिड डैश सुरेश, तो यहाँ विद आता, ठीक है, क्या था, सी इज गेटिंग मैरिड डैश सुरेश, तो यहाँ क्या आता, विद आता, ठीक है। यानी फीमेल की शादी का बात मेल से हो, यानी पहले हमें फीमेल दी हो, फिर मेल दी हो, फिर मेल दिया हो, तो क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है। और अगर मेल और फीमेल है तो टू आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा एरर से है, क्या है, ईच ऑफ द थ्री बेगर्स वर आस्किंग फॉर मोर फूड टू ईट, ठीक है। तो इसका आंसर दिए आप कमेंट बॉक्स में। इसका कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आता है एग्जाम में बार बार। क्या है कि ईच ऑफ द थ्री बेगर्स वर आस्किंग फॉर मोर फूड टू ईट, ठीक है। यानी जो तीन भिखारी थे उनमें से प्रत्येक क्या कर रहा था, और खाने के लिए और खाना मांग रहा था, ठीक है, खाने के लिए और खाना मांग रहा था, ठीक है, मोर फूड टू ईट। तो देखिए कंसेप्ट आता हूँ, जो हमारा ईच होता है ना, ईच ऑफ के बाद जो नाउन होती है, नाउन तो हमारी आती है प्लूरल। कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्या होती है कि ईच ऑफ है हमारा, क्या है, ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ के बाद नाउन जो आती है वो आती है प्लूरल, लेकिन जो हमारी वर्ब आती है वो कहती है सिंगुलर आती है। ये है कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि ईच ऑफ के, नोट कर लीजिए आप साथ ही साथ, क्या, ईच ऑफ के बाद नाउन तो आती है प्लूरल, ठीक है, नाउन क्या आती है, प्लूरल आती है, और वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो अब क्वेश्चन देखिए कि ईच ऑफ द थ्री बैगर्स, देखिए ईच ऑफ है, द थ्री बैगर्स यानी नाउन तो प्लूरल है, ठीक है। देखिए वर आ गया है, लेकिन वर्ब कौन सी आती है हमारी, सिंगुलर आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज, क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ईच ऑफ द नाउन तो हमारी प्लूरल है, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, ठीक है। तो ईच ऑफ द थ्री बेगर्स वाज आस्किंग फॉर मोर फूड, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और इससे भी ध्यान रखिए कि ईच का मतलब प्रत्येक, यानी एक आ रहा है इसमें, याद रख लीजिए, तो क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन नाउन क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि नो सूनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवर्ब का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या, नो सूनर द गार्ड गेव द सिग्नल देन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है। नो सूनर द गार्ड गेव द सिग्नल देन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, देन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है।
तो मैं इसका आपको नो सुनर का कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए, दो होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है हमारी। क्या होता है नो सुनर? नो सुनर के बाद हमेशा जो कंजक्शन आती है जिसे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, नो सुनर आज जो फॉलो किया जाता है वो देन से फॉलो होता है। तो इसका जो आप आंसर दे रहे थे मुझे पता है, यानी वो क्या आप बी सोच रहे थे कि यहाँ पर वहन करते नहीं। मैं बताऊँ इसका कंसेप्ट क्या है कि नो सुनर तो फॉलो किससे होता है? देन से होता है, ठीक है। नो सुनर देन से फॉलो होता है, ठीक है। और एक हमारा होता है आर्डरली। क्या होता है? आर्डरली। वो हमारा किससे फॉलो होता है? वहन से फॉलो होता है। किससे? वहन से। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है क्या कि नो सुनर तो देन से फॉलो होता है? ये तो सही था बिल्कुल। ज़्यादातर उसमें एरर बता रहे थे बच्चे कि देन और हार्डली फॉलो होता है वहन के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अब इसमें ये क्या है, कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में कि जो हमारे नो सुनर हुआ, क्या नो सुनर, या हमारा ये हार्डली, नेवर, जैसे ये कि हमारी नेगेटिव एडवर्ब है। क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है। और इनके बाद हमेशा इन्वर्जन फॉलो होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। अब पूछेंगे इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है कि जैसे नो सुनर आ गया, नो सुनर, आप ये नो सुनर आ गया, इसके बाद क्या होता है, हम किसी क्या कहते हैं सेंटेंस में पहले पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब। लेकिन इसमें क्या होगी? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब आएगी। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मैन वर्ब, ठीक है। और आगे जो सेंटेंस है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में इसमें एरर क्या है? इसमें एरर है कि नो सुन द गार्ड गिव। तो देखिए ऐसे ऐसे तो हम कर सकते हैं, गिव को यहाँ लिया है, लेकिन हमने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की जो वह क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, क्या डिड होती है? क्या होती है? डिड होती है। तो कुछ नहीं करना, हमें नो सुनर के बाद डिड लगाना है। नो सुनर डिड द गार्ड गिव, ठीक, क्या लगाना है? डिड लगाना। ये था बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुबह इज लिविंग इन दिल्ली सिंस 1987। 1987 से सुबह है वो दिल्ली में रह रही है, ठीक है। रह रही थी, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो आपको ज़्यादातर स्टूडेंट इसका जवाब भी दे देंगे कि सुबह इज लिविंग इन दिल्ली सिंस 1987। तो कंसेप्ट किसका? सिंस का। तो सिंस पहले तो सिंस क्यों है? क्योंकि टाइम क्या फिक्स टाइम हो तो क्या होता है? सिंस होता है। और इनडेफिनिट टाइम हो यानी नॉट फिक्स टाइम हो तो क्या होता है? फोर आता है, ठीक है। सिंस और फोर में डिफरेंस होता है। तो सिंस से पहले हमेशा, बाद में तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? पास्ट टेंस मिलेगा। कौन सा टेंस मिलेगा? पास्ट टेंस मिलेगा आपको। कौन सा टेंस मिलेगा? पास्ट टेंस। और ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनेट टेंस मिलेगा। कौन सा? पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। और इससे पहले हमेशा परफेक्ट आता है, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। हमारे पास जो इज लिविंग है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सुबह हैज़ बीन लिविंग। सुबह हैज़ बीन लिविंग क्या कर देंगे? सुबह हैज़ बीन लिविंग आया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, हैज़ बीन लिविंग, ठीक है। क्या आएगा? सुबह हैज़ बीन लिविंग। सुबह हैज़ बीन लिविंग, ये लिखा सही नहीं जा रहा, लिविंग, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे इसको भी। हैज़ बीन लिविंग, आई होप आप समझ तो गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कैब से है। तो क्या हमें चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी हमें क्या बताना है? इसका सिनोनियम बताना, डेलीजेंट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है बार बार, ठीक है। क्या है कि चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इन डेलीजेंट। तो मैं आपको बता दूँ डेलीजेंट का मतलब क्या होता है? परिश्रमी होता है। क्या होता है? मेहनती। क्या होता है? मेहनती, ठीक है। मेहनती जो होता है उसे हम बोलते हैं डेलीजेंट, मेहनती। तो इसमें ऑप्शन ए ही मिलेगा आपको। क्या? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। ये इसका क्या हो गया? सिनोनियम हो गया। क्या हो गया? सिनोनियम। और इन तीनों का तो आपको पता ही, बिल्कुल आसान, इंटेलिजेंट, मोडेस्ट, एनर्जेटिक, ठीक है। इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, मोडेस्ट, इंडस्ट्रीज, ठीक है, मेहनती। बढ़ते हमारे क्वेश्चन की तरफ। एंटोनियम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का एंटोनियम क्या होता है? तो अगला वर्ड हमारा एंटोनियम बताना प्रूडेंट का। क्या? प्रूडेंट का। तो ये मैं बता दूँ आपको क्या है। प्रूडेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा चतुर होता है। क्या होता है? चतुर, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट, ठीक है।
लेकिन हमें इसका क्या बताना, यानी बोल सकते हैं इसको वाइज। अब आप इसका आंसर बता दोगे, क्या बोल सकते हैं, इसको वाइज बोल सकते हैं, ठीक है, वाइज बोल सकते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनवाइज, यानी जो मूर्ख हो। मूर्ख तो यहाँ शीली है, लेकिन इसका मतलब होता है जिसमें ज़्यादा दिमाग ना हो, ठीक है, ये काफ़ी चतुर होता है, ठीक है, इसका मतलब अनवाइज, शीली नहीं कर सकते इसका, ठीक है, क्योंकि शीली मतलब बिल्कुल मूर्ख ही हो गया। लेकिन ये बिल्कुल सीधा, ये चतुर है, ये बिल्कुल सीधा साधा होता है, ठीक है, बिल्कुल सादगी वाला, ठीक है। बढ़ती हमारे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड से रिलेटेड है, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, यानी जिसे मनाना बहुत मुश्किल हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फास्टिडियस। क्या होगा, फास्टिडियस। हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट आंसर देखने हैं। आप टेस्ट दीजिए, फिर अपने आंसर मैच कीजिए, ठीक है, और जो आपको नए कंसेप्ट फिर आप उसका नोट करना, ठीक है। अगला, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस होता है। क्या होता है, फास्टिडियस। और हम इसका डिस्कशन लें, एपोस्टेडियन होता है जो अपना घर त्याग दे, यानी रिलीजन की के लिए अपना घर त्याग दे, ठीक है। उसके बाद हमारा एथिस्ट क्या होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करे, ठीक है। थीस्ट होता है जो भगवान में विश्वास करे, एथिस्ट होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करे। फेटल, फेटल मतलब होता है ऐसा काम जिसका जो परिणाम हो डेथ हो, क्या हो, क्यूजिंग डेथ, ऐसा काम जिसका परिणाम क्या हो, डेथ हो, यानी अंत में उसमें डेथ हो, ठीक है। तो ये आप आई हो आपको एक क्लियर हो गए चारों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है इडियम फ्रेज से, कि एनडीएम आया हुआ ये क्वेश्चन, तो कि ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे। क्या होता है, एन इम्पोर्टेंट डे। ए रेड लेटर डे मतलब क्या होता है, एन इम्पोर्टेंट डे, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनमें से हमें जो सही स्पेलिंग है वो चूज करनी है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि लेवल कैसा था पेपर का, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कमिटमेंट। स्पेलिंग भी आप अच्छे से कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 250 से 300 स्पेलिंग है जो इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लीजिए कोई भी बुक में से, और उसमें उनमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और वो कैब पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो कैब से ज़्यादातर आता है। ग्रामर से तो हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर वो कैब से आता है। कंप्रीहेंशन में वो कैब की जरूरत पड़ती है, पढ़ते हैं ना। तो इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी वो होगी कमिटमेंट, COMMITMENT, ठीक है, कमिटमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, चेंज द वॉइस करना हमारे हमें डोंट राइट एनीथिंग इन दिस नोटबुक। तो इसका वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा पहले हमें। वो क्या कंसेप्ट है कि जो भी वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं उनका वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा आता है लेट आता है, ठीक है, आता है लेट आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, बी आती है, क्योंकि ये तो आपको पता है बी तो आएगी पैसिव वॉइस में, क्या आएगी, बी तो होती है, बी फॉर्म तो होती है पैसिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, वो बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे देखिए, तो इसका बनाएंगे हम सबसे पहले कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट लिखना पड़ेगा, लेट। तो देखिए करते हैं इसको भी हम, काफ़ी आसान, और ऐसी क्वेश्चन आपके पेपर में आती है। क्या देखिए कि लेट आएगा सबसे पहले, लेट, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट पता आपको क्या है, सब्जेक्ट हमारा एनीथिंग, क्या है, एनीथिंग, क्या है, एनीथिंग, क्या हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है सब्जेक्ट, तो एनीथिंग, ठीक है। क्या आएगा, लेट एनीथिंग। और उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तो हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, एनीथिंग नोट, ठीक है, एनीथिंग नोट बी। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइट की रिटर्न थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। क्या आएगी, रिटर्न क्या होगी हमारी, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, जो हमारा बच गया है सेंटेंस का पार्ट, यानी इन दिस बुक, क्या आएगा, इन दिस बुक। क्लियर है। एक बार और बता देता हूँ, जो भी वाक्य हमारे वर्ब से शुरू होते हैं उनका अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या था, देखिए वर्ब से शुरू हुई वाक्य, ठीक है, वर्ब से शुरू तो लेट, उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, अगर नेगेटिव पार्ट है आगे तो हमें नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, बी आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट जो सेंटेंस है उसका पार्ट बच गया वो आएगा, ठीक है। तो हमारा इसका क्या बन जाएगा, हमारा इसका बन जाएगा लेट एनीथिंग नोट बी रिटन इन दिस नोटबुक, ठीक है। लेट एनीथिंग नोट बी रिटन इन दिस नोटबुक, ठीक है। बस इसमें यही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। और इसके एनीथिंग नोट की जगह हम नथिंग भी लगा सकते हैं। अगर हमें ऑप्शन में नथिंग दिया हो तो एनीथिंग नोट की जगह हम क्या लगा सकते हैं, नथिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द इंडेक्ट स्पीच, यानी जो ऑप्शन मिलेगी आपको, ये तो मैंने भी ऑप्शन रखा है, ठीक है। तो इसका हमें बनाना है इंडेक्ट स्पीच बनाना, तो इसका हम कैसे बनाएंगे कि ही सेड टू, तो टोल्ड में बदलते, लेकिन यहाँ तो सीधा सेड ही है, तो ही सेड दैट, आई क्या में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में, यानी ही एज एम आर वाज में, यानी वाज, ही वाज बाइंग ए न्यू पेन, सेम टू सेम ही आ जाएगा, ठीक है, बाइंग ए न्यू पेन। तो क्या बन जाएगा हमारा, ही सेड दैट ही वाज बाइंग ए न्यू पेन, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा था। देखते हैं हमारा अगला क्या है हमारे पास। अगला हमारा एडजेक्टिव, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, अगर आपने पहले पेपर दिया तो आपको पता ही होगा कि मेक एडजेक्टिव ऑफ गिवन वर्ड, जो हमें वर्ड दिया हो उसका हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। तो बिलीफ क्या होती है हमारी, नाउन होती है, क्या होती है, नाउन होती है, ठीक है। और ये बिलीव होती है वर्ब होती है, तो ये तो आंसर नहीं होता। तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाने के लिए होता है इसका बिलीवेबल होता है, क्या होता है, बिलीवेबल होता है, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, बिलीव, ये होती है वर्ब होती है, और बिलीफ क्या होती है, ये इसकी वर्ब होती है, और बिलीव क्या होती है, इसकी नाउन होती है, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, ये इसका क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है, क्लियर। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है सेंटेंस अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो देखिए भाई ये बिल्कुल आसान ही है, और ऐसी इजी लेवल की बिल्कुल आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। नॉट ओनली ड्रिंकिंग, देखिए आपको पता है नॉट ओनली पेयर किससे बनता है, बट आल्सो से बनता है। तो अब क्या आएगा, बट आल्सो, क्या आएगा, बट आल्सो। स्मोकिंग, तो बट आल्सो के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट होता है, यहाँ भी क्या आएगा, जिसके बारे में बात हुई है, ठीक है। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट आल्सो स्मोकिंग इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा, QPRS, ठीक है। और यहाँ से कंसेप्ट दो ग्रामर के कंसेप्ट भी सीखने को मिल गए हम, क्या कि नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट आल्सो के साथ बनता है, किससे, बट आल्सो से। और इंजीरियस के साथ कौन सी प्रोपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन आती है, ये आ चुका है पेपर में। प्रीपोजिशन कौन सी आती है नॉट ओनली के साथ, नहीं, इंजीरियस के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती होती है, टू आती है, ठीक है, टू आती है इंजीरियस के साथ, इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। और नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट आल्सो से बनता है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि लेवल कैसा था पेपर, किया आपने पेपर दिए हैं पहले, लेवल बिल्कुल पेपर ही जैसा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, स्टडी जारी रखिए। जय हिंद।